अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इंग्लिश 201 की फ़र्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और फर्स्ट 15 लेक्चर्स में जो आपके टॉपिक्स हैं उनको मिला के ये असाइनमेंट बनाई गई है। इंस्ट्रक्शंस आपने इसकी रीड कर लेनी है पहले अच्छे से। डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि जो रिटन कम्युनिकेशन होती है, यानी जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी आइडियाज़ लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को लिखने में बहुत सारी एफर्ट लगती है, ठीक है। और पैराग्राफ का जो आइडिया है ना, वो बहुत सारे स्टाइल्स में हम डेवलप कर सकते हैं, यानी बहुत तरीके होते हैं पैराग्राफ को लिखने के, जिनमें से उन्होंने यहाँ पे आपको 5 के नाम दिए हैं। पहली है इलस्ट्रेशन, फिर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, क्लासिफिकेशन और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। कि ये 5 चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप किसी पैराग्राफ को लिखते हैं। यानी आपका पैराग्राफ या तो इलस्ट्रेशन हो सकता है, या उसमें कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का इफेक्ट होगा, या कॉज एंड इफेक्ट होगा, क्लासिफिकेशन होगा, या प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं कि ये होता क्या है। जैसे इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई टॉपिक पकड़ा और उसको एक्सप्लेन किया ब्रीफली, यानी उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके आप डिस्कस कर रहे हैं। तो जो उसकी डिस्कशन होती है ना, उसे हम कहते हैं इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन जिसमें हम कर रहे होते हैं किसी टॉपिक की। उसके बाद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट वो होता है जिसमें आप एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 2 चीज़ें एक डिस्कस कर रहे हैं और एक के हिसाब से दूसरे को डिस्कस करते हैं कि ये ऐसे है, दूसरी ऐसे है, ठीक है। जैसे हम डिफरेंस लिखते हैं ना अक्सर, इस तरह से आप इसके अंदर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के अंदर करते हैं। उसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट ये होता है कि जिसमें आप कोई पैराग्राफ में ऐसा टॉपिक पकड़ते हैं जो अगर ऐसा होगा तो ये होगा, यानी एक रीज़न है और फिर उसका इफ़ेक्ट है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कामयाब होंगे, तो मेहनत करना जो है वो कॉज है और कामयाब होना उसका इफ़ेक्ट है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट इस तरह की चीज़ में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये है कि आपने ग्रुप्स या टाइप्स को डिस्कस करना है किसी चीज़ की, उसकी क्लासेस बना दी कि ये चीज़ इतनी क्लासेस में डिवाइड की जा सकती है, और फिर उनकी 1 बाय 1 डिस्कशन करना। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में हमारे पास प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, यानी ऐसा पैराग्राफ जिसके अंदर आप पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और फिर खुद ही उसका एक सोल्यूशन भी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने नीचे जो आपको 5 पैराग्राफ दिए गए हैं, उन सब में आपने उस पैराग्राफ की टाइप बतानी है कि कौन सी है। सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है ना, ठीक है, सारे में नहीं पढ़ूंगी, काफ़ी लेंथी है तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। सिर्फ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये किस बारे में है। जैसे जो पहला ग्राफ है ना, ये रेसलर्स के बारे में है कि रेसलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उनकी बॉडी की अच्छी शेप आ सके, मसल्स वगैरह बिल्ड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी और ज़्यादा डिटेल बता दिया उनकी डाइट के हवाले से, उनकी एक्सरसाइज के हवाले से, और ये भी बता दिया कि उनको फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि एक टॉपिक उन्होंने लिया कि रेसलर्स की जो है वो लाइफ किस तरह से होती है, और उसके अंदर उन्होंने सारी उसकी डिटेल बता दी, उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हम टाइप लेंगे इलस्ट्रेशन में, ठीक है। और ये बहुत आसान है। आप लोग इसको कंफर्म करना चाहते हैं ना, तो ये सारा अपना उठाएं टेक्स्ट, इसको कॉपी करें Ctrl+C और जाके गूगल पे पेस्ट करें, तो आपको एंटर कर दें, तो आपको सबसे पहली वेबसाइट पे ही इसका आंसर मिल जाएगा कि ये इलस्ट्रेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास पैराग्राफ है वो ये है कि बास्केटबॉल और सॉकर को जो है वो उन्होंने कंपेयर किया है कि ये 2 गेम्स हैं, ठीक है, जो कि दोनों क्या करती हैं, हमें एक्सरसाइज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें हम जैसे कि रनिंग करते हैं इनमें बहुत ज़्यादा। और अगर आप अच्छी शेप में रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो आप इन स्पोर्ट्स को खेलें। उसके बाद इसका कंपैरिजन थोड़ा सा कर दिया उन्होंने कि जब पहली गेम के अंदर क्या है कि अगर प्लेयर जो है वो रूल्स ब्रेक करता है तो उसे हम एक फाउल करार देते हैं। सॉकर प्लेयर में जो है वो फाउल के लिए रेड और येलो कार्ड होता है, जबकि बास्केटबॉल में जो है वो उसे हम फाउल कह देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने मतलब कंपैरिजन कर दिया कि एक गेम में ये हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है। तो ये हम एग्जांपल लेंगे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की, ठीक है। इसको भी आप कंफर्म कर सकते हैं। सारा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करें, गूगल पे जाके पेस्ट करें, एंटर करें, तो पहली वेबसाइट पे ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ये कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। थर्ड हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है जी। इसमें उन्होंने अब देखें इस बात को डिस्कस किया है कि होमलेसनेस जो है अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस करता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यानी अगर किसी बंदे के पास घर नहीं है या वो किसी भी वजह से होमलेसनेस फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, बाद में उसके इश्यूज़ जो हैं वो किस तरह से आ सकते हैं कि वो ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देगा,
ठीक है, या वो अपनी लाइफ जो है वो गलियों में हार्डशिप्स को बर्दाश्त करते हुए, पेन बर्दाश्त करते हुए गुजार देगा। इस तरह से जो है इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत और आइसोलेशन के अंदर चला जाता है। तो ये क्या है, इफ़ेक्ट्स हैं किसके, होमलेसनेस के। तो इसमें एक कॉज है, यानी एक वजह है होमलेसनेस, और बाद में उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, कॉज एंड इफ़ेक्ट। ठीक है, इसको भी आप इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके गूगल पे तो अपनी कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हैं। लास्ट हमारे फोर्थ पैराग्राफ है हमारे पास, देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक म्यूजिक, ऑल्टरनेटिव रॉक, क्लासिक रॉक एंड हार्ड रॉक आर ऑल्सो नाउन एज मेटल। अब यहाँ पे म्यूजिक की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया, यानी म्यूजिक को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया ना। अब उन्होंने उन सारी क्लासेस को आगे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से हमें पहले शुरू में पढ़ के पता चल गया कि क्लासिफिकेशन की एग्जांपल होगी ये पैराग्राफ, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ म्यूजिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आप गूगल से कंफर्म कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पॉइंट। इसके अंदर ना थोड़ा सा ये है कि अगर हम इस पैराग्राफ को देखें ना, तो इसके अंदर आपको उन्होंने बता दिया है कि डिफरेंट चीज़ें बताई हैं कि चिल्ड्रन जो है उनका रूम अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं उनके अपने आप पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मेस क्रिएट करेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, यानी पहले उन्होंने बच्चों की वो दे दी, फिर माउंटेन्स का थोड़ा सा दे दिया कि माउंटेन्स जो है वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिके होते जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों के उन्होंने नीचे एग्जांपल्स दे दिए हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, अब मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, कॉज एंड इफेक्ट लग रहा है। अगर हम सिर्फ इस पैराग्राफ को देखते हैं ना, तो ये कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि देखें इसके अंदर डिफरेंट कॉजेज़ हैं कि बच्चों को आप अकेला छोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और माउंटेन्स जो हैं उनमें न्यूक्लियर डिके होता है, तो फिर क्या होगा ये, यानी इसी तरह से नीचे अगर आप देखें, आप देखते हैं कि पेंट जो है वो जंप बैक कर रहा है किसी ओल्ड बिल्डिंग पे, तो हमें लगेगा कि यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, यानी एक रीज़न है, कॉज है, और आगे उसका इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि एक अंडा जो है वो आपने पहले स्क्रैम्बल कर दिया है, तोड़ दिया है, और फिर वो बाद में अपने शेल के अंदर जो है वो वापस जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे हंसेंगे ना कि ये क्या है, अजीब सी चीज़, रिवर्स में तो नहीं हो रही ना। रिवर्स में हो नहीं सकता ऐसा कि अंडा टूटा हो और वो दोबारा से अपनी पहली शेप में आ जाए। तो ये मेरे ख्याल में ये है कि कॉज है और आगे उसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आप सिर्फ इस पैराग्राफ को देखते हैं ना, तो ये कॉज एंड इफेक्ट होगा। लेकिन अगर ये पूरा आप आर्टिकल रीड करें ना, ये एक वेबसाइट पे है, वेबसाइट का नाम मुझे नहीं याद, अगर मुझे मिली तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे ये पूरा एक आर्टिकल है, ये उसमें से उन्होंने एक पैराग्राफ उठाया। अगर वो पूरा पढ़ा जाए तो वो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पे बेस्ड है, लेकिन इस पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो वो कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है, तो इसको आपने एक दफ़ा लाजमी गूगल से चेक करके अपने तौर पे कंफर्मेशन कर लें, जो आपको बेहतर लगता है वो आप यहाँ पे सबमिट करवाएं। ठीक है, मेरे ख्याल में ये कॉज एंड इफेक्ट होगा वैसे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है आपने, हमसे कहा जा रहा है कि इफेक्टिव राइटर्स मेक द ऑडियंस बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन देयर बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इज़ यू द रीडर। कि हम जब कोई चीज़ लिख रहे होते हैं ना, तो हम ये ख्याल रखते हैं कि हम अपने आप को कम यूज़ करें सेंटेंस के अंदर, और अगले बंदे को ज़्यादा यूज़ करें, ताकि वो इम्पॉर्टेंट फील करे, उसको लगे कि हाँ जी हमें इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। तो हमें एक ऐसा एटीट्यूड हम शो करें जिससे उनको पता चले कि जी वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यू एटीट्यूड उसे हम कहते हैं कि आपने यू एटीट्यूड यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर, अपना जिक्र कम करना है और अगले बंदे का ज़्यादा करना है। तो ये जो नीचे सेंटेंस आपको 5 दिए हुए थे ना, ये जो बोल्ड में नज़र आ रहे हैं आपको, ये दिए हुए थे जिसमें वी और आई वगैरह यूज़ हुआ है। ठीक है, सबके अंदर देखें वी और आई, यानी अपनी तरफ से बात की जा रही है। तो हमें कहा गया है कि इसको यू एटीट्यूड में चेंज करें ताकि वो रीडर सेंटर अप्रोच बने। तो रीडर सेंटर अप्रोच क्या होती है कि आपने आई और वी को रिप्लेस कर देना होता है यू या योर के साथ। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को सबको हमने कन्वर्ट करना है यू एटीट्यूड के अंदर। जैसे वी आर शिपिंग योर ऑर्डर ऑफ September 21 दिस आफ्टरनून, कि हम आपका ऑर्डर शिप कर देंगे। लेकिन हम इससे इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि आपका ऑर्डर शिप कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले बंदे के हिसाब से बात करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे योर ऑर्डर ऑफ September 21 विल बी शिफ्ट दिस आफ्टरनून, या आप ये भी लिख सकते हैं कि योर ऑर्डर विल बी शिफ्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपसे अपने जो मर्जी आप उसका वो सीक्वेंस रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने यू एटीट्यूड यूज़ करना है। सेकेंड हमारे पास आ रहा है वी कैन डिलीवर इन्फॉर्मेशन वेयर टेलीफोन एंड थ्रू आवर वेबसाइट। अब इसमें 3 तरीके से मैंने लिख दिया, आपको कोई एक लिखना है, आपने ज़्यादा नहीं लिखने। ठीक है, कोई भी एक जो आपको बेहतर लगता है वो आप यूज़ करें, क्योंकि एक सेंटेंस को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन, ऊपर हमने क्या कहा कि हम आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर देंगे ना, अब नीचे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन विल बी डिलीवर्ड टू यू
वाया टेलीफोन एंड थ्रू वेबसाइट, कि आपको डिलीवर कर दी जाएगी इन्फॉर्मेशन। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वाया टेलीफोन एंड आर वेबसाइट, या ये भी लिख सकते हैं योर इन्फॉर्मेशन विल बी डिलीवर्ड वाया टेलीफोन। यानी अब इन तीनों में यू एटीट्यूड यूज़ हो रहा है, ठीक है, इन तीनों में। तो आपको जो तीनों में से ज़्यादा बेहतर लगता है आप वो लिख सकते हैं। थर्ड है हमारे पास, वी आर श्योर दैट आर व्यू डिस्काउंट पॉलिसी विल अट्रैक्टिव टू यू, कि हमारी जो पॉलिसी है डिस्काउंट पॉलिसी, हमें यकीन है कि वो आपको अट्रैक्ट करेगी। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, अगर यू एटीट्यूड यूज़ करना है, यू विल बी श्योरली अट्रैक्टेड बाय आर डिस्काउंट पॉलिसी, या हम ये भी लिख सकते हैं, यू विल फाइंड अ डिस्काउंट पॉलिसी अट्रैक्टिव। दोनों में से कोई एक लिख लें। फोर्थ है हमारे पास, आई एम हैप्पी टू हेयर दैट यू हैव सेलेक्टेड आर फर्म, कि मुझे खुशी हुई कि आपने हमारी फर्म को सेलेक्ट किया। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू ऑनर्ड अस बाय सेलेक्टिंग आर फर्म, कि आपने हमारी फर्म सेलेक्ट करके हमें ऑनर किया। तो ये भी आप यू एटीट्यूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ वाला देखें, आर कंपनी विल गिव यू 10% डिस्काउंट, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू विल गेट 10% डिस्काउंट बाय आर कंपनी, या ये भी लिख सकते हैं, यू विल बी गिवन अ 10% डिस्काउंट बाय आर कंपनी। तरीका आप अपने जो भी लिखना चाहते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वो उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आपने टेंस का ख्याल रखना है, अपने उसका ऑर्डर का सब्जेक्ट वगैरह वो आप जो है वो डिस्टर्ब ना करें। बाकी अगर सीक्वेंस ठीक है, उसका मतलब समझ में आ रहा है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो आप जो है वो अरेंजमेंट वर्ड्स की कोई भी कर सकते हैं आगे पीछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ये थी आज की असाइनमेंट इंग्लिश 201 की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।